अगर आपको ये सीखना है कि फॉर्म 15G क्या होता है और उसको कैसे फिल करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में अपन फॉर्म 15G से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर करेंगे और आपके जो भी डाउट हैं उन सभी डाउट्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसा डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है जो आपकी क्लियर नहीं होती है इस वीडियो को देखने के बाद में, तो आप हमें कॉल या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कॉल कैसे करना है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। अभी बात कर लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन फॉर्म 15G से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन फॉर्म 15G क्या होता है, फिर बात करेंगे फॉर्म 15G की PDF फाइल कहाँ से आपको मिलेगी और उसको कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म 15G किस किस को फाइल करना होता है, फॉर्म 15G क्यों फाइल करना होता है, एंड लास्ट में अपन बात करेंगे फॉर्म 15G को कैसे फाइल करना है। आपको प्रैक्टिकली लाइव फॉर्म फाइल करके दिखाएंगे। जैसा कि आपको बता दिया इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, तो इस वजह से ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन इन टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर कोई भी डाउट है तो ये वीडियो देखने के बाद में आपका वो जो डाउट है वो क्लियर जरूर हो जाएगा। एंड अगर आपका कोई डाउट नहीं है और आप इसको नॉलेज के लिए भी देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म 15G क्या होता है। दोस्तों ये जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे EPFO हो गया या फिर काफ़ी सारे बैंक्स हो गए, ये जो पेमेंट करते हैं आपको या किसी भी अपने कस्टमर को पेमेंट करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट में एक रूल है। उस रूल के अकॉर्डिंग वो जो भी पेमेंट करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन उनको गवर्नमेंट को जमा करवा देना है टैक्स के रूप में। जैसे सपोज कीजिए आपने PF से 1 लाख रुपए अमाउंट विड्रॉ किया, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके जो 1 लाख रुपए हैं उसमें से 10,000 रुपए, कुछ भी परसेंट हो सकता है, एक स्पेसिफिक परसेंट होता है, वो 10,000 रुपए आपका गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करवा दिया जाएगा आपके बिहाफ पे। यानी गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाएगा वो आपके नाम से जाएगा, यानी कि आपके पैन कार्ड नंबर से ही टैक्स जाएगा और आपको जो 1 लाख रुपए में से 90,000 ही आपको बैंक अकाउंट में रिसीव होंगे। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं अपन बैंक FD का। अगर आपके पास कोई FD कराई हुई है बैंक में, तो अगर आपको वहाँ से 1 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट मिलता है तो वहाँ से आपको पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा, उसमें से आपका कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया जाएगा बैंक की तरफ से, और बैंक आपको जो आपके अकाउंट में है वो इंटरेस्ट वो टैक्स काटने के बाद में दे देगा। लेकिन दोस्तों इस रूल का एक नुकसान होने लगा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को। उनका जो टोटल इनकम होता है साल भर का वो टोटल टैक्स लिमिट से कम होता है, यानी कि उनको साल में जो इनकम करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स जमा नहीं करवाना होता है। यानी कि वो 2.5 लाख रुपए अभी जो लिमिट है उस हिसाब से वो 2.5 लाख रुपए से कम अर्न करते हैं तो उनका, लेकिन बैंक या फिर ये EPFO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनका टैक्स काट लेते हैं, यानी कि TDS काट लेते हैं उस अमाउंट में से। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए एक स्कीम अनाउंस किया। इसके अंदर क्या है कि अगर आपकी टोटल इनकम साल भर की 2.5 लाख रुपए यानी कि टैक्स लिमिट से कम है तो आप एक फॉर्म पर आप डिक्लेरेशन दे देंगे। किसको? जो आपका TDS काट रहा है। अगर आपकी बैंक में FD है तो बैंक आपका TDS काट रहा है, अगर आपका PF में अकाउंट है तो वहाँ से आपको जो पेमेंट आता है उस पर आपका TDS कटता है। तो आप इन दोनों जगह आप डिक्लेरेशन दे देंगे कि हमारा जो टोटल इनकम है वो इस लिमिट से कम है तो आप हमारा TDS नहीं काटो। तो उससे क्या होता है, आपको वो जब पेमेंट करेंगे उसमें से TDS नहीं काटते हैं। और ये जो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ये एक फॉर्म होता है फॉर्म 15G, उस फॉर्म के ऊपर ही आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म 15G आपको डाउनलोड कैसे करना है। ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म 15G है जो डाउनलोड हो जाएगा। PDF फाइल आएगी, 3 पेज का फॉर्म होता है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म 15G किस किस को फाइल करना होता है और क्यों फाइल करना होता है। इसका आंसर अपन 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहले वो लोग जिनका इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि टैक्स लिमिट से कम है। दूसरी वो कैटेगरी जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि जो पूरे साल भर की इनकम है वो टैक्स लिमिट से ऊपर आती है, उसको टैक्स भरना होता है। जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उसकी बात कर लेते हैं अपन पहले। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपका PF में अकाउंट होगा, तो आपका अगर PF में अकाउंट है या फिर आपका बैंक में कहीं FD करवाया हुआ है तो आपको फॉर्म 15G जरूर से भर के अपने ऑर्गेनाइजेशन में दे देना चाहिए। अगर आपका PF अकाउंट है तो PF का आप जब विड्रॉ करते हैं
उस टाइम पे आपको फॉर्म 15G सबमिट करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर देना चाहिए अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो। और सेम अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको सेम फॉर्म बैंक में भी दे देना चाहिए अगर आपकी एफडी है तो, क्योंकि वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट जो बैंक है आपको टीडीएस काट के देता है। तो टीडीएस ना कटे इसलिए आप अपना फॉर्म 15G भर के बैंक में भी सबमिट करवा दीजिएगा। लेकिन अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और आप फॉर्म 15G नहीं भरते हैं तो क्या आपको नुकसान होता है? फाइनेंशियल लॉस तो आपको नहीं होगा, लेकिन आपका एक बार के लिए टीडीएस कट जाएगा और वो गवर्नमेंट के पास रुपए चले जाएंगे। सपोज कीजिए आपको बैंक में एफडी से इंटरेस्ट आना है 1 लाख रुपए, तो आपको आज जो है इंटरेस्ट वो 90,000 ही मिलेगा, जो 10,000 रुपए है वो आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको अपना रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। फिर आपको काफ़ी टाइम बाद जाके वो अपने 10,000 रुपये मिलेंगे। लॉस आपका कुछ नहीं है, वो आपका जो अमाउंट था वो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और काफ़ी समय वेट करना पड़ेगा जो टीडीएस का अमाउंट आपका कट गया था वो वापस रिसीव करने के लिए। अगर आप फॉर्म 15G पहले ही भर के बैंक में सबमिट करवा देते हैं तो बैंक आपका टीडीएस काटेगा ही नहीं। आपका जितना इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपए बनता है तो वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेम ऐसा का ऐसा आपका ईपीएफओ के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 60,000 रुपये है और आपने फॉर्म 15G नहीं भरा तो वहाँ से आपका 10% टीडीएस कट जाएगा और वो आपका चला जाएगा गवर्नमेंट के पास में और आपको रिसीव होएगा अभी नेट 54,000 ही। अगर आप फॉर्म भर देते हैं 15G तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। अगर फॉर्म 15G नहीं भरते हैं तो आपको 54,000 ही मिलेगा। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अगेन आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ से आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेटर यही है कि आप अपना फॉर्म 15G फाइल कर दीजिए अगर आपका टोटल इनकम साल का जो है वो टैक्स लिमिट से कम है तो। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका टोटल इनकम साल का 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि टैक्स लिमिट से ज़्यादा है और उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो दोस्तों उनके लिए फॉर्म 15G नहीं होता है। फॉर्म 15G में क्लियरली आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्स लिमिट से कम ही है। तो अगर आपकी टैक्स लिमिट से इनकम ज़्यादा है तो वो फॉर्म आपके लिए होता ही नहीं है। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाती है तो आप फॉर्म 15G नहीं फिल करिए। फिल करेंगे भी तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आपका टीडीएस कटेगा जैसा पहले कटता है। उसको आप नहीं रोक सकते हैं क्योंकि आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि टैक्स लिमिट से ज़्यादा है, तो आपका टीडीएस कटेगा। तो आपको फॉर्म 15G भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप झूठी डिक्लेरेशन देंगे और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आगे आपके साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो झूठी डिक्लेरेशन नहीं देनी है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म 15G कैसे फिल करना है। उसके लिए आपको जैसा कि बताया था फॉर्म 15G कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट कर लेना है उस फॉर्म को। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप अपने घर पे भी प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से जाकर अपना प्रिंट निकलवा लीजिएगा। 3 पेज का फॉर्म होता है और तीनों पेज इसको प्रिंट निकलवा लेने हैं। अब आपको फॉर्म फिल करना है, कोई भी आप ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का पेन ले सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बता देते हैं पॉइंट वाइज, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताएंगे किस कॉलम में आपको क्या भरना है और कौन सा कॉलम आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा फॉर्म 15G जो कि इनकम टैक्स रूल्स 1962 के अंदर है। जैसा कि आपको बताया था ऑलरेडी, ये जो फॉर्म होता है ये इनकम टैक्स की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। इसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रेफर्ड इन कॉलम 16 ऑफ पार्ट 1। इनकम जो पे कर रहा है, यानी बैंक आपको अगर पे कर रहा है तो बैंक रेस्पॉन्सिबल है, ईपीएफओ अगर पे कर रहा है तो ईपीएफओ रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये जो पार्ट 2 है ये आपको फिल नहीं करना है। आपको पार्ट 2 को सिंपली बस इग्नोर करना है। आपको ये प्रिंट करना है। अगर आप पीएफ विड्रॉवल के टाइम पे इसको अपलोड कर रहे हैं तो आपको तीनों पेज अपलोड करने हैं, पेज 1, पेज 2 और पेज 3, तीनों पेज आपको अपलोड करने हैं। बैंक में भी अगर आप इसको सबमिट करने जा रहे हैं तो आपको तीनों पेज लेकर जाने हैं। लेकिन आपको भरना कौन सा है, सिर्फ पेज 1 भरना है जिसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है। बाकी आगे का आपको नहीं भरना है, बस आपको सिंपली प्रिंट करके ले जाना है। अगर आप बैंक में जमा करवा रहे हैं या फिर अगर पीएफ विड्रॉवल के टाइम पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको एक पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है जिसमें आपको ये तीनों पेज एक साथ मर्ज कर देने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ये पार्ट 1 जो है ये कैसे
फिल करना है। इसमें 19 पॉइंट दे रखे हैं, इन सबको बताएंगे आपको एक एक करके, और ये जो डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है ये भी आपको बता देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है नेम ऑफ असेसी। यहाँ पर आपको सिंपली अपना नाम डाल देना है जो कि आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है। पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड डालना है यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का जो 10 डिजिट का आपका नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ऐसे आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड लिखना है। स्टेटस, स्टेटस में आपको लिखना है इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, आपको स्टेटस में इंडिविजुअल लिख देना है। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब आपको जिस ईयर में आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो होता है प्रीवियस ईयर। मतलब कि आज डेट हो गई है 20 जून 2021, 2021 है ये जून में, यानी कि ये कौन से ईयर के अंदर आता है, 2021 और 2022 के अंदर आता है। जो ये वाला ईयर है प्रीवियस ईयर 2021-22, ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये डेट आ चुकी है तो अपन को यहाँ पर सिंपली 2021-22 लिख देना है। तो अगर आप ये वीडियो काफ़ी लेट भी देख रहे हैं, यानी कि अगला ईयर आ चुका है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी अपन यहाँ पर लिख देंगे सिंपली 2021 और 22। इसके बाद में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस लिखना है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो सिंपली आप यहाँ पर रेजिडेंट लिख देंगे। इसके बाद में कॉलम नंबर 6 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक आपको अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पर आप देखिए पिन कोड, आपको अपना सिटी का पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको अपने सिटी का नाम डाल देना है। बाकी ऊपर के इन 4 कॉलम में 6, 7, 8, 9 में जैसे आपका नाम एडजस्ट होता है वहाँ पर आप डाल दीजिए। अगर फ्लैट नंबर है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं है तो इसको खाली पड़ा रहने दो। नेम ऑफ प्रेमाइसेस है तो यहाँ पर लिख दो। जो भी है रोड, स्ट्रीट नाम है, जैसा भी है इन 4 कॉलम में लिख दो। बाकी ये नीचे के 10, 11, 12 में एकदम करेक्ट डिटेल आपको डालनी है, यानी कि आपको सिटी का नाम, स्टेट का नाम और पिन कोड आपको करेक्ट डालना है। ऊपर वाला कोई ज़्यादा कंपलसरी है नहीं, लेकिन जो आपके पास डिटेल है वो डाल दीजिएगा। 13 नंबर में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। 14 नंबर में टेलीफोन नंबर डाल देंगे और मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो टेलीफोन नंबर नहीं है तो सिंपली मोबाइल नंबर डाल देंगे। और उसके बाद में आपको डालना है 15A, वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि आपने ITR इनकम टैक्स रिटर्न कभी भी फाइल करी है क्या पहले। अगर फाइल करी है तो यस लिख दीजिए। आपने आज से पहले कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको नो पे टिक कर देना है। अगर आपने कभी भी पहले हिस्ट्री में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है तो आप यस करेंगे। अगर यस करा है तो आपको ईयर लिखना पड़ेगा, कौन से आपने लेटेस्ट ईयर में फाइल करी थी उसका आपको असेसमेंट ईयर लिखना है। जो प्रीवियस ईयर होता है उसमें +1 कर देंगे तो असेसमेंट ईयर, यानी कि 2021-22 जो प्रीवियस ईयर है इसका असेसमेंट ईयर जो होएगा वो हो जाएगा 22-23। तो आपने अगर 2021-22 की अभी तो इसकी रिटर्न नहीं फाइल होगी। अगर आपने 2018-19 की रिटर्न फाइल करी है, 2018-19 प्रीवियस ईयर, यानी कि इस ईयर की आपने अगर रिटर्न फाइल करी है ITR, तो आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिख देना है, जो कि असेसमेंट ईयर हो जाएगा इसका 2019-20। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप सिंपली नो पर टिक कर देंगे और इसको यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है। ये हो गए 15 तक के पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद में आप देखिएगा 16 नंबर पे जो पॉइंट आ रहा है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। ये डिक्लेरेशन आप किस लिए कर रहे हैं। अगर आप PF विड्रॉवल के लिए कर रहे हैं तो आपका PF विड्रॉवल का अमाउंट कितना है आपको PF की पासबुक में दिख जाएगा, जहां से आप अपना PF विड्रॉवल कर रहे हैं। अगर वो 70,000 रुपये है तो आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 70,000 रुपये। जितना है उतना अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, आगे पीछे थोड़ा चल सकता है। एग्जैक्ट तो आपको भी नहीं पता होगा कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बैंक FD की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंक FD का भी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं चलेगा, लेकिन आप सपोज कीजिए अगर आपने 5 लाख रुपए की FD करवा रखी है, 5% आपको पता है इस पे इंटरेस्ट मिलना है, तो 5 लाख पे 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये होता है, आपको पता चल गया एस्टिमेटेड इनकम, तो आप यहाँ पर सिंपली एस्टिमेटेड इनकम लिख देंगे। तो अगर आप बैंक के लिए जमा करवा रहे हैं तो आप एस्टिमेटेड इनकम बैंक की आप अपने आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अगर आपकी FD 6% पे है तो आप 5 लाख का FD करवा रखा है तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 का 30,000 रुपये होता है, तो आपकी एस्टिमेटेड इनकम यहाँ पे 30,000 हो जाएगी। इसके बाद जो आता है वो है 17 नंबर पॉइंट,
एस्टिमेटेड टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन 16 कॉलम टू बी इंक्लूडेड। आप जिस ईयर के लिए ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं 15G, उसकी आपको एस्टिमेटेड इनकम बतानी है। एस्टिमेटेड इनकम आपको 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बतानी है। अगर आप 2.5 लाख रुपए से एक्स्ट्रा इनकम बता देते हैं तो आपका ये फॉर्म सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप 15G के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। जैसा कि आपको शुरू में इस वीडियो में बता दिया था, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए फॉर्म 15G नहीं होता है। ये जो फॉर्म होता है ये सिर्फ उनके लिए होता है जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए यानी कि टैक्स स्लैब जो होती है उससे कम होती है, उनके लिए ही फॉर्म होता है। तो आपको ये यहाँ पर जो आप इनकम एस्टिमेटेड लिख रहे हैं उसको इंक्लूड करके पूरे साल की इनकम आपको यहाँ पर बतानी है। तो अगर वो आपकी 2.5 लाख रुपए से कम यानी कि टैक्सेबल लिमिट से कम होती है तो उतनी यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा जा रही है तो फॉर्म 15 का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, तो इस फॉर्म को फाइल ना ही करो तो अच्छा रहेगा। तो सपोज आपकी इनकम होती है 2 लाख रुपए, तो आप यहाँ पर 2 लाख लिख देंगे। उसके बाद में 18 नंबर पॉइंट देखेंगे, डिटेल ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सपोज कीजिए आपने एक फॉर्म तो बैंक में जमा करवाना है और आपने एक फॉर्म EPFO में जमा करवाना है, यानी कि PF विड्रॉवल के टाइम पे। अगर आपने PF विड्रॉवल के टाइम पे जमा करवा दिया एक फॉर्म और आप ये दोबारा भर रहे हैं बैंक के लिए, तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है आपने कितने फॉर्म ऑलरेडी भर दिए हैं। अगर आपने एक फॉर्म भर दिया तो एक लिखेंगे और उस फॉर्म में आपने कितना इनकम बताया था एस्टिमेटेड, यहाँ वाला जो 16 नंबर कॉलम है उस फॉर्म में कितना बताया था। अगर 20,000 बताया तो आप यहाँ पर 20,000 लिख देंगे। अगर आपने यहाँ पर 2 कॉलम बताए तो आप यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर उतना अमाउंट लिख देंगे। जितने आपने फॉर्म आज से पहले फाइल करे हैं इस ईयर में उतनी आपको डिटेल यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आता है कॉलम नंबर 19, डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। ये जो आप डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं ये कौन सी इनकम के लिए कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी। तो क्या क्या बेसिक डिटेल है आइए देख लेते हैं। सीरियल नंबर सिंपली आपको यहाँ पर 1 लगा देना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रेलेवेंट इन्वेस्टमेंट स्लैश अकाउंट। अगर आप PF विड्रॉवल के टाइम पर ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है अपना UAN नंबर, जो आपका PF का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आप बैंक की FD के लिए कर रहे हैं इसको फाइल, तो आपको अपना FD का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में नेचर ऑफ इनकम, इनकम किस टाइप की है। यहाँ पर अगर आप PF विड्रॉवल की इनकम है तो यहाँ पर लिख देंगे PF विड्रॉवल। अगर आप ये इनकम जो है इंटरेस्ट की है यानी कि FD इंटरेस्ट है तो आप यहाँ लिख देंगे FD इंटरेस्ट। जो इनकम का टाइप है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल। ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मेंशन होते हैं वो सेक्शन आपको यहाँ पर लिखने हैं। अगर आप PF विड्रॉवल के लिए लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन में लिख देना है सिंपली 192A। अगर आप बैंक का FD का इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको सिंपली लिख देना है 194A। बस ये आपको सेक्शन लिख देना है। अगर आप कोई दूसरे नेचर ऑफ इनकम आपकी है तो आप उसको सिंपली गूगल करके देख लीजिएगा, आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगा। बेसिकली ये फॉर्म कॉमन जो है इन 2 जगह पे ज़्यादा यूज होता है, तो आपको दोनों का सेक्शन बता दिया है। उसके अलावा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगला कॉलम है अमाउंट ऑफ इनकम। यहाँ पर आपको सिंपली अमाउंट लिख देना है, कितने अमाउंट के लिए आपने ये जो फाइल किया है। यहाँ पर आपने ऑलरेडी देख सकते हैं एस्टिमेटेड इनकम जो यहाँ पर लिखा था वो ही आपको यहाँ पर लिख देना है और लास्ट में आपको यहाँ पर कर देना है अपना साइन। उसके बाद बात कर लेते हैं अब डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन वाले पॉइंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली आपको अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में इधर आपको अपना ईयर बताना है, सेम वो ही प्रीवियस ईयर। जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अभी जो ईयर चल रहा है वो है 2021-22। ये कब चालू होता है? 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2022 को ये ख़त्म होता है। ये ईयर अभी चल रहा है, इसको अपन बोलेंगे इस केस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर हो गया 2021-22। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एंडिंग ऑन में 21-22, ये लिख दिया। उसके बाद में रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, इसका जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें कर देना है आपको सिंपली +1, यानी कि असेसमेंट ईयर इसका हो जाएगा 2022-23। यहाँ पर आगे सेम वो ही प्रीवियस ईयर लिखना है 21-22,
यहाँ पर आ जाएगा 21-22 और यहाँ पर असेसमेंट ईयर आ जाएगा 22-23। बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पर ईयर लिखना है जिस ईयर में आप फाइल कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको फिर लास्ट में प्लेस लिख देना है। जो भी सिटी आपकी है वो सिटी का आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में आपको डेट लिख देनी है। डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिंपली साइन कर देना है। ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। उसके आगे जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उसको जैसा है वैसा पड़ा रहने दीजिए, वो आपको फिल नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल कैसे करना है उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा कॉल मी फॉर ऐप का। आप उसको डाउनलोड करके वहां पर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं बैंकिंग बाबा, या फिर आप हमारी ये यूजर आईडी देख सकते हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप, और आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी बैंकिंग बाबा सर्च करने के ऊपर, और आप हमें वहां से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।